नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। साथियों, कल की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 124 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया था और आज का जो हमारा टॉपिक है गद्यात्मक विकास। जी हाँ साथियों, अगर आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग अभी तक जितने भी सी टेट या यूपी टेट या फिर अदर स्टेट के जो भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं वो सारे PYQ डिस्कस कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप 30 में 30 नंबर पाना चाहते हैं CDP में, बाल विकास में अगर 30 में 30 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आपने पिछली क्लासें देखी हैं तो आपको पता होगा हम लोग टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर रहे हैं, साथ ही उनका सोल्यूशन भी। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है गद्यात्मक विकास टॉपिक है। क्वेश्चन है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम जो ... से तक है। अधिगामी, शीर्षगामी, अपरिष्कृत यानी कि स्थूल चालक विकास, या फिर परिष्कृत यानी कि सूक्ष्म चालक विकास। अगला है ऑप्शन परिष्कृत यानी कि इसको सूक्ष्म भी बोलते हैं, तो सूक्ष्म चालक विकास, या फिर अपरिष्कृत चालक विकास यानी कि स्थूल। अगला है शीर्षगामी और अधोगामी, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, स्थूल चालक विकास और सूक्ष्म चालक विकास। ठीक है, इसको अपरिष्कृत या फिर परिष्कृत भी कहते हैं। अपरिष्कृत स्थूल को, परिष्कृत सूक्ष्म को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है? मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है खेलना, गेंद फेंकना, लिखना या फिर सोचना। तो मनोगत्यात्मक की बात कर रहा है, गतिविधि नहीं है। देखिए, खेलना ये भी गतिविधि है, गेंद फेंकना और लिखना ये सारी मनोगत्यात्मक गतिविधि है, बट सोचना जो है मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये देखो, हरियाणा टेट में ये प्रश्न पूछा गया है PRT 2015 में। इसका डिटेल देखते हैं। सोचना मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। तो सोचना क्या है? जटिल मानसिक प्रक्रिया। मनोगत्यात्मक गतिविधि में पेशीय संचालन महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जो मनोगत्यात्मक गतिविधि होगी उसमें हमारे शरीर की जो पेशियां हैं उनका संचालन होना महत्वपूर्ण है, जबकि सोचने की प्रक्रिया में कोई भी पेशी संचालन नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, मनोगत्यात्मक गतिविधि में पेशियों का संचालन महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण: चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या फिर लिखना। देखिए, सूक्ष्म गतिक कौशल की बात कर रहा है तो लिखना सूक्ष्म गतिक में आ जाएगा। बाकी चढ़ना और फुदकना और दौड़ना ये नहीं आएंगे, लेकिन लिखना जो है सूक्ष्म गतिक की बात कर रहा है तो लिखना सूक्ष्म गतिक। तो देखिए, ये DSSS PRT में भी पूछा गया, सी टेट में भी पूछा गया और उत्तराखंड टेट में भी पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, ये कथन है। उनका दूसरा बच्चा जो है 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा, वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्योंकि? तो उनका पहला बच्चा जो है 10 महीने में चलने लगा था, लेकिन जो दूसरा बच्चा है वह 12 महीने में भी नहीं चल पा रहा है, लेकिन वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्योंकि? उसका कारण क्या है? देखिए, उनके पति ने कहा है कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया गया था। तो क्या ये कारण हो सकता है? आगे देखते हैं। वह जानती है कि वह जितना अधिक इंतजार करेगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। क्या ये कारण हो सकता है? अगला है, एक पड़ोसी का लड़का 18 महीने का है और वह अभी भी नहीं चल रहा है। क्या ये ठोस कारण है? अगला है, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्धि के अंदर है। ये लॉजिक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह जानती है चलने के विकास के लिए अभी भी वह सामान्य समयबद्धि के अंदर है, तो इस वजह से वह चिंतित नहीं है। और देखो, ये हरियाणा टेट पेपर 2 में
2013 में पूछा गया। डिटेल देखते हैं। बच्चों को अपने पैर चलने के लिए उनकी उपयुक्त आयु 14 महीने की मानी जाती है। कितनी? 14 महीने। 12 महीने का बच्चा अगर नहीं चल रहा है तो चिंता का विषय नहीं है, ठीक है, क्योंकि बालक का विकास अपने समयबद्ध ही होगा, तो इस वजह से वह चिंतित नहीं थी, क्योंकि उपयुक्त आयु क्या है? 14 महीने की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है? उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण पूछा गया है। चढ़ना, कुलांचे मारना, दौड़ना या फिर लिखना। उत्कृष्ट की बात कर रहा है तो लिखना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। लिखना उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है। कप या अन्य वस्तुओं को पकड़ना, पुस्तक के पृष्ठों को पलटना, बटन तथा जिप लगाना, ड्राइंग करना, लिखना आदि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल हैं, ठीक है। इस विकास में बालक छोटी पेशी पर नियंत्रण करना सीखता है। कुलांचे मारना, चढ़ना, दौड़ना, गेंद फेंकना, छल्ला घुमाना आदि स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं। स्थूल गत्यात्मक विकास में बालक बड़ी पेशियों का नियंत्रण करना सीखता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो प्रश्न है सामाजिक विकास से संबंधित, जो भी सामाजिक विकास से जो हमारा टॉपिक है उससे जो भी प्रश्न अभी तक बने हैं वो सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत कारक नहीं है। मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग या बुद्धि। तो व्यक्तिगत में स्वास्थ्य व्यक्तिगत होगा, बुद्धि भी व्यक्तिगत और संवेग, लेकिन मित्र मंडली जो है इसमें बहुत सारे मित्र होंगे, ठीक है। मित्र मंडली यानी कि बहुत सारे दोस्तों का समूह। तो व्यक्तिगत की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखिए। किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक उसका स्वास्थ्य, संवेग तथा बुद्धि है। बच्चे की मित्र मंडली सामूहिक कारक के अंतर्गत आता है जो उसके सामाजिक विकास में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखिए। ये देखिए यूपी टेट का ये प्रश्न है, अक्टूबर 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसका प्राइमरी का। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व या फिर शारीरिक तत्व या फिर वंशानुगत तत्व। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सामाजिक विकास की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, यानी कि समाज के जो भी तत्व हैं उनकी बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मिलान सही है? शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। तो किसका मिलान सही है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। सामाजिक विकास कैसे होता है? वातावरण से। डिटेल देखते हैं। स्किनर व हैरीमन के शब्दों में वातावरण और संगठित साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दिशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो समूह में स्वीकार्य हैं? तो अध्यापक, भाई बहन और अध्यापक, साथी एवं माता पिता, माता पिता और भाई बहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, माता पिता और भाई बहन। प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि में माता पिता और उसके भाई बहन ही उसके व्यवहारों के बारे में जानते हैं। तो देखो ये सीटेट पेपर 1 पीआरटी का प्रश्न है 2015 का। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है, कब होता है? विद्यालय पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है, कब होता है? उत्तर बाल्यावस्था में। सामाजिक विकास का प्रारंभ कब होता है? उत्तर बाल्यावस्था में। बच्चों में सामाजिक विकास का वास्तव में प्रारंभ जो है 9 से 12 वर्ष की आयु में होता है, और 9 से 12 वर्ष की आयु उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है, ठीक है। 9 से 12 जब संसार में आता है तो ना वह सामाजिक होता है ना असामाजिक। वह समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों तथा सामाजिक प्रतिमानों से अनभिज्ञ होता है, परंतु जन्म के साथ ही
जन्म के साथ ही उस पर सामाजिक प्रतिमानों का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रारंभिक अवस्था में शिशुओं में नकारात्मक सामाजिक गुणों जैसे कि दब्बूपन, लज्जाशीलता, ईर्ष्या या फिर प्रतिद्वंदिता आदि का प्रभाव रहता है। बिल्कुल रहता है। परंतु जब वह उत्तर बाल्यावस्था में पदार्पण करता है, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचता है, तो उसमें सकारात्मक सामाजिक गुणों जैसे कि सहयोग, सहानुभूति, सामाजिक और मूल्यों को सम्मान देने की प्रवृत्ति जो है विकसित हो जाती है। कब? उत्तर बाल्यावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरों से बातचीत करने के अवसर पे, बच्चों को दिखाया गया प्यार व स्नेह पे, वह सीमा जहाँ तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, या फिर ये सभी। देखिए, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरों से बातचीत करने के अवसर पे उसका सामाजिक व्यवहार जो है निर्भर करता है। सब में से जो सुटेबल आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। डिटेल देखते हैं। शिशु का सामाजिक विकास दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल सही बात है। क्रो ने शैशवावस्था के विषय में लिखा है। क्या लिखा है? किसके अनुसार? ध्यान दीजिएगा। क्रो। जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक, पर वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता। ठीक है, किसका कथन है ये? क्रो का। दूसरे व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन होना और फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास होना आरंभ हो जाता है। यानी कि दूसरों के संपर्क में जैसे ही बालक आता है तो उसका परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? विद्यालय से, सामाजिक आर्थिक स्तर से, परिवार से, सभी से होता है। इनमें से सभी से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं? 5 वर्ष से, 4 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में? बच्चे तकरीबन किस आयु में सहकर्मी समूह का प्रभाव जो है अनुभव करना शुरू करते हैं? तो 3 वर्ष की आयु में। ठीक है, डिटेल देखिए। बच्चे के तकरीबन 3 वर्ष की आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। 3 वर्ष की आयु में वे पास पड़ोस के अन्य शिशु बालकों के साथ तरह तरह के खेल खेलने लगते हैं। खिलौने के आदान प्रदान तथा विभिन्न कार्यों में परस्पर सहयोग के द्वारा वे अन्य बालकों से संपर्क बनाते हैं तथा उनसे सहयोग करके सामाजिक संबंध भी बनाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 वर्ष की आयु। अगला प्रश्न देखिए। बच्चे के सामाजिक विकास का प्रभावित कर सकता है, सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है, क्या कर सकता है? अस्थमा, पुरानी बीमारी, एलर्जी, खाने की आदत। बच्चे की सामाजिक विकास को प्रभावित कौन कर सकता है? तो पुरानी बीमारी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगर कोई बच्चे को पुरानी बीमारी है या फिर समाज में किसी को है तो बच्चे के विकास में ये बाधा बनती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। डिटेल देखते हैं। पुरानी बीमारी यानी कि क्रोनिक इलनेस एक मानव स्वास्थ्य स्थिति या बीमारी है जो लगातार एक लंबे समय 3 महीने से अधिक चली आ रही होती है, जैसे कि क्षय रोग यानी कि टीबी, कुष्ठ रोग हो गया आदि। इन बीमारियों से ग्रसित बच्चे का सामाजिक विकास प्रभावित हो सकता है। ये हो सकता है क्योंकि इन बीमारियों के कारण बच्चे में हीनत्व की भावना विकसित हो जाती है और वह सामाजिक अंतःक्रिया स्थापित करने में कठिनाई महसूस करता है। दूसरी ओर इन बीमारियों से ग्रसित बच्चे से भी समाज के सदस्य अंतःक्रिया स्थापित करने में घबराते हैं, जिससे वह सामाजिक विकास प्रभावित होता है। ठीक है, बच्चे का सामाजिक विकास जो होगा प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि जब उससे दूर लोग रहने लगेंगे, उससे पास नहीं आएंगे, तो उसका विकास जो है प्रभावित होगा। और पिछली बात है। अगला प्रश्न देखिए। सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को डॉट छात्रों के रूप में जाना जाता है। सामाजिक रूप से जो इनमेच्योर बालक होते हैं, किस तरह के छात्रों के रूप में जाना जाता है, ये पूछा गया। निर्भर, अलग थलग, आभासी, सामाजिक। देखिए, सामाजिक रूप से इमेच्योर यानी कि अपरिपक्व छात्रों को निर्भर छात्रों के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो परिपक्व नहीं होते हैं वो किसी न किसी पे डिपेंड रहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। एमपी टेट में ये प्रश्न पूछा गया है अपर प्राइमरी में 2019 में। ठीक है, डिटेल देखते हैं। सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को
निर्भर छात्रों के रूप में जाना जाता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं में अकेला होने पर बहुत कम सीखता है। उसके सीखने में दूसरे व्यक्तियों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूल करता है। क्या करता है? अनुकूलन। सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर नियंत्रण करता है। दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जबकि सामाजिक रूप से अपरिपक्व व्यक्ति जो होगा को उपयुक्त वातावरण में समायोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गई मैच्योर और इमैच्योर व्यक्तियों के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, यहाँ से एक अलग टॉपिक स्टार्ट होता है, मानसिक विकास। बच्चों का जो मानसिक विकास होता है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं, बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सीखना तथा परिपक्वन दोनों सामाजिक मानदंड। देखिए, कौन सा सामाजिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सीखना और परिपक्वन दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? कैसी? मानसिक विकास की जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में, रटकर याद करने की प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा में, सहयोगात्मक अभिवृद्धि। देखिए, मानसिक विकास की बात कर रहा है, मानसिक विकास की विशेषता नहीं है, तो सहयोगात्मक अभिवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, बाकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में होना ये मानसिक विकास है, तभी हो रहा है। रटकर याद करने की प्रवृत्ति, ये भी मानसिक विकास की ही बात हो रही है। रचनात्मक प्रवृत्ति, इसमें भी कंस्ट्रक्टिव नॉलेज आ जाती है और ये मानसिक विकास इससे भी होता है। लेकिन सहयोगात्मक अभिवृद्धि जो है मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। ठीक है, डिटेल देखते हैं। मानसिक विकास विद्यार्थी के बुद्धि से संबंधित होता है, अतः इसके अंतर्गत मुख्यतः विद्यार्थियों के अधिगम कार्य तथा इससे संबंधित होते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, याद करना तथा रचनात्मक प्रवृत्ति विद्यार्थी के बौद्धिक मानसिक क्षमता पर निर्भर करती है। सहयोग की भावना समायोजन की दक्षता पर निर्भर करती है, ना कि मानसिक क्षमता के विकास पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मानसिकता की बात कर रहा है। स्थिर मानसिकता विराम यानी कि फिक्स्ड माइंडसेट स्टॉप को बदला नहीं जा सकता, यानी कि स्थिर मानसिकता विराम बदला नहीं जा सकता है। अगला है, स्थिर मानसिकता केवल असफलता देती है। क्या ऐसी बात होती है? अगला है, प्रौढ़ मानसिकता बुद्धि को परिभाषित करता है। प्रौढ़ मानसिकता असफलता को एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है, सुधारने और विकसित होने का अवसर देती है। तो मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? ऑप्शन डी। ठीक है, प्रौढ़ मानसिकता असफलता को एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है। आगे कहता है सुधारने और विकसित होने का अवसर भी देती है, तो ये हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कि कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के, तो यानी कि इन सबका क्षमता जो संबंध है बालक के किससे है? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, सर्वांगीण विकास से या फिर मानसिक विकास से। देखिए, संज्ञानात्मक की बात कर रहा है, कल्पना की बात कर रहा है, बुद्धि की बात कर रहा है, निर्णय लेने की क्षमता की बात कर रहा है, तो ये किससे संबंधित है? मानसिक विकास से। ठीक है, ना कि सामाजिक से। शारीरिक विकास ये भी गलत हो जाएगा और सर्वांगीण भी गलत हो जाएगा। कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के मानसिक विकास से होता है। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम से भी जो मानसिक विकास है प्रभावित होता है। परिवार के वातावरण अगर सही नहीं है उससे भी प्रभावित होगा। परिवार की सामाजिक स्थिति अगर खराब है तो मानसिक विकास को प्रभावित करेगा। तो इसके सभी आंसर जो हैं ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त समस्त। देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? वंशानुक्रम, परिवेश यानी कि वातावरण, सामाजिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य, माता पिता की शिक्षा, विद्यालय का वातावरण। ठीक है, ये सारे मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब डिपेंड करता है कि वंशानुक्रम
परिवार यानी कि वातावरण कैसा है, सामाजिक स्थिति कैसी है, तो इन सभी चीज़ों से माता पिता की शिक्षा, इन सभी से मानसिक विकास बच्चों का प्रभावित होता है। अगला टॉपिक है संवेगात्मक विकास। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है? सबसे कम कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है कैसे संवेगात्मक विकास को? परिवार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, खेलकूद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? किसकी है? अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की या फिर माता पिता की? देखिए, बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? उसका माता पिता। ठीक है, माता पिता हमारा राइट आंसर है। पूर्व बाल्यावस्था बालक की प्रारंभिक विद्यालय जाने की अवस्था होती है। इसमें पूर्व बालक का शिक्षण केंद्र उसका घर यानी कि परिवार था। इस आयु में बालक पर माता पिता का प्रभाव पड़ता है तथा माता पिता के द्वारा ही बालक के सभी प्रकार के संवेगों के विकास का उत्तरदायित्व होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा माता पिता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा गया है। भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है, क्या ये नहीं पूछा गया है? ठीक है, भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है, क्या ऐसा होता है? शुरुआत बाल्यकाल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नजर आता है, भावनाएं शारीरिक विकास से असंबद्ध होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है, ये संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, किससे संबंधित है? संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या फिर शारीरिक विकास से। तो ये संवेगात्मक विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। डिटेल देखते हैं। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पे और सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह बालक के संवेगात्मक विकास पर निर्भर करता है। श्रेष्ठ संवेगों पर आधारित व्यवहार बालक के स्वास्थ्य को समुन्नत, मानसिक दृष्टिकोण को उदार, कार्य करने की इच्छा बलवती और सामाजिक संबंधों को मधुर बनाते हैं। ठीक है, तो ये संवेगों पर निर्भर करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कैसे संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है? कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, ये गलत हो जाएगा। कक्षा का नियंत्रित परिवेश, कक्षा का अधिकारवादी परिवेश, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए, न कि नियंत्रित भी नहीं होना चाहिए, अधिकारवादी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह विकास निम्न में से कौन सा है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, इनमें से कोई नहीं। तो ये संवेगात्मक विकास है। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह विकास जो है कैसा है? संवेगात्मक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। डिटेल देखते हैं। खेल के माध्यम से बालक का सामाजिक विकास, शारीरिक एवं संवेगात्मक 3 क्षेत्रों का विकास होता है। ठीक है, कैसे? खेल के माध्यम से शारीरिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और संवेगात्मक विकास भी होता है। यदि वह खेल के माध्यम से अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो यह संवेगात्मक विकास होगा, जबकि सहयोग, सौहार्द आदि की भावना विकसित होती है तो यह सामाजिक विकास होगा। ठीक है, देखिए एक प्रश्न से बहुत सारे आपको जो प्रश्न क्लियर होते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? ऑप्शन दे रखे हैं। बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, तो ये सही लग रहा है। अगला देखिए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए,
तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आएँ जब शिक्षक बच्चों को उनकी बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। ठीक है, डिटेल देखते हैं। बच्चे का उचित सामाजिक संवेगात्मक विकास के लिए आवश्यक है कि बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए तथा उचित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। अगला प्रश्न है, व्यापक वफादारी दया भावना में वृद्धि व मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव संबंधित है। शारीरिक विकास की विशेषताएं, संवेगात्मक विकास की विशेषताएं, सामाजिक विकास की विशेषताएं, सांस्कृतिक विकास की विशेषताएं। तो इसका राइट आंसर संवेगात्मक विकास की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय का एवं कक्षा का वातावरण। तो इन सब में सबसे सुटेबल आंसर क्या लग रहा है आपको? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण जो है संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। ठीक है, कैसे? संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हो सकते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। देखिए, संवेगात्मक विकास को प्रभावित, शारीरिक स्वास्थ्य अगर आपका सही नहीं है तो संवेगात्मक विकास में बाधा आती है। मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी कारक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डिटेल देखते हैं। संवेगात्मक विकास का तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से है। ठीक है, कैसे? इसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन दोनों आ जाते हैं संवेगात्मक विकास की बात जब भी करें तब। जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसी के अनुसार बालक अपने संवेग यानी कि व्यवहार को प्रदर्शित करता है। संवेगात्मक विकास कई प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होता है, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, परिस्थिति इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी नहीं है? भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी है, भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है, भावनाओं का तीव्र रूप से बचपन देखा जाता है, भावना शारीरिक विकास से जुड़ी नहीं है। तो क्या पूछा गया? विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, तो बाकी भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी होती है, बिल्कुल सही बात है। भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है, ये भी सही बात है। भावनाओं का तीव्र रूप से बचपन में देखा जाता है, तो सबसे ज़्यादा भावनाएं जो हैं बचपन में देखी जाती हैं बालक में, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, हरियाणा में ये प्रश्न पूछा गया है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में या फिर 24 माह की आयु में। तो ईर्ष्या कब देखी जाती है बच्चे में? 18 माह की आयु में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं ब्रिजेज, इनके अनुसार बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन लगभग 18 माह की आयु में करने लगता है। ठीक है, किसके अनुसार? ब्रिजेज के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो ये राइट आंसर कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। डिटेल देखते हैं, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश का होना आवश्यक है ताकि विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को, भावनाओं आदि को अभिव्यक्त कर सकें, यानी कि अपने विचारों को और भावनाओं को व्यक्त कर सके तथा शिक्षक से निसंकोच प्रश्न भी पूछ सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नैतिक विकास। ठीक है, तो बाकी के जो इसके जो आगे के प्रश्न हैं अगली क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, हमारा जो क्लासें चल रही हैं वो पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। बाकी कोई भी किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए हो, कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आशा करते हैं आप लोग ने क्लास को पूरा देखा होगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।